अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, खलीज फारिस से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सिर्फ खित्ते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और सियासत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीका, ईरान और ओमान आज अपना हुर्मुज़ से मुतालिक एक अबूरी मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। इस पेशरफ्त में ओमान के साथ साथ कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी पसे पर्दा अहम सफारती किरदार अदा किया है। दूसरी जानिब ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने भी इंदिया दिया है कि तेहरान और मस्कत के दरमियान नए इंतजाम पर मफाहमत आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। तेहरान के मुताबिक जहाज रानी के रास्ते का बड़ा हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा और ये मॉडल गुज़श्ता तकरीबन 60 बरस से राइज निज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ताहम ईरान ने एक अहम नुक्ता भी वाज़ेह किया है कि इस मफाहमत का मतलब ये नहीं कि अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। ट्रांजिट फीस, बहरी निगरानी और दीगर इंतजामी मामलात का इन्हिसार ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीका के अमली रवैये पर होगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि ईरान और ओमान मुश्तरका एलामिया की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत इस अमल को मुतासिर कर सकती है। यही वजह है कि ईरान, पाकिस्तान और कतर समेत इलाकाई ममालिक ने मुसलसल राब्ते में है। जबकि खबरों में से एक खबर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज से 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी के मुताबिक दौरे में सऊदी क़यादत के साथ दो तरफा ताल्लुकात के अलावा खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान के मुताबिक अपना हुर्मुज़ पर हालिया पेशरफ्त से अमरीका ईरान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि इस पेशरफ्त के बाद तेहरान और वाशिंगटन इस्लामाबाद मफाहमती फ्रेमवर्क के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर ये पेशरफ्त इतनी अहम क्यों है। इसकी वजह यह है कि अपना हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन आबी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहाँ से तेल और गैस की बड़ी मकदार गुजरती है। इस रास्ते में मामूली सी कशीदगी भी आलमी मंडियों में तेल की कीमतों, शिपिंग इंश्योरेंस और तवानाई की फरहमी को मुतासर कर सकती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान ज़ेरे गौर अबूरी इंतजाम अगर तय पा जाता है तो खलीज फारिस में दाखिल होने वाले तजारती और तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी में ईरान का किरदार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इसीलिए मुतअद्दिद तज्ज़ियाकार इस मुमकिना मुआहदे को तेहरान की एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। उधर वाशिंगटन में भी सूरत हाल आसान नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं क्योंकि वो मजीद खूनरेजी नहीं चाहते, लेकिन दूसरी जानिब वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान अपने वादों से पीछे हटा तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। नायब सदर जेडी वेंस का अमेरिका के अंदर बढ़ते सियासी दबाव से तवज्जो हटाते हुए कहना है कि ईरानी क़यादत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात चाहता है, जबकि दूसरा सख्त गिर हल्का महाज आराई जारी रखने का हामी है। यही दाखिली तकसीम तेहरान वाशिंगटन हतमी मुआहदे की राह में एक बड़ा सवाल बन सकती है। जबकि CNN ने खलीजी हुकाम से मुतालिक अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के इम्कानात इस वक्त 50-50 हैं। एक अहम वजह यह भी बताई जा रही है कि ईरानी वफ्द में पाकिस्तान इनकलाब की बरह रास्त नुमाइंदगी नहीं, जबकि हतमी मंजूरी उन्हीं की जानिब से दी जानी है। अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अगर ईरान और ओमान के दरमियान अबूरी मुआहदा वाकई तय पा जाता है तो ये सिर्फ जहाज रानी का इंतजामी मुआहदा नहीं होगा, बल्कि ये पूरे खित्ते में अमरीकी हिकमत अमली और ईरानी सफारतकारी का नया इम्तिहान होगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात आखिरी लम्हे में नाकाम हो जाते हैं तो अपना हुर्मुज़ एक मरतबा फिर आलमी कशीदगी का सबसे खतरनाक मरकज़ बन सकती है, जिसके असरात तेल की कीमतों से लेकर आलमी तजारत और खित्ते के अमन तक हर शोबे पर पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर अपना हुर्मुज़ में ईरान का किरदार बढ़ जाता है तो क्या ये खित्ते में ताकत तवाज़ुन का आगाज होगा? क्या ये अबूरी मुआहदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा या सिर्फ एक नई कशीदगी से पहले का वक्फा साबित होगा? और क्या अमेरिका वाकई ईरान की शराइत के करीब जाकर इस्लामाबाद MOU के अगले मरहले के लिए हतमी मुआहदा करने पर मजबूर हो जाएगा? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब ऐसे मौके पर हो रहा है जब खित्ते में सिक्योरिटी, तवानाई और सफारती मामलात एक दूसरे से जुड़े हैं। सवाल यह कि क्या इस दौरे में सिर्फ रवायती दो तरफा ताउन ज़ेर बहस आएगा या पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में किसी नई मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तफाक कर सकते हैं? देखिए,
इससे ज़्यादा क्या मुश्तरका हिकमत अमली होगी कि उनका तो डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, ये तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर बात करेंगे वो कि जो हालात जैसे बदल रहे हैं, मसलन सऊदी अरब पे हमला हुआ है और हूतियों ने किया है, और सऊदी अरब ने पहली दफ़ा कहा है कि जी हम पे जो हमले हो रहे हैं, उन्होंने इराक में भी हमला किया है जवाबी इसराइल ने, इसने सऊदी अरब ने। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात एक हद से नीचे ना जाएं, क्योंकि दोनों पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं और ईरान से हमारा बॉर्डर भी है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक डेंजरस डेवलपमेंट थी, और मुझे कोई शक ही नहीं है कि आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे, और आई एम श्योर ऑलरेडी ईरान से वो बात कर रहे होंगे। तो ईरान ने भी अगले दिन कहा है कि पाकिस्तान इज़ दी नेगोशिएटर, तो बाकी और लोग मुल्क उसमें शामिल हैं। इसका मतलब है कि ईरान भी ये समझता है कि पाकिस्तान की एडवाइस का इसलिए वज़न है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का इत्तेहादी है और कोई छुपा हुआ इत्तेहादी नहीं है, उनसे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे बॉर्डर है, हमारे बहुत से और ताल्लुकात हैं, हमारे बहुत से लोग जाते हैं वहाँ, पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, श्राइन्स पे जाते हैं हमारे मुल्क से। हमारे कोई 15-20% अवाम पाकिस्तान के जो हैं वो उनका मसलक शिया हैं, और वो अगर 20% 15% शिया हों तो वो ऐसे नहीं है जैसे कई मुल्कों पिसे हुए लोग नहीं हैं। वो हर शोबे में, चाहे वो आपका जर्नलिज्म का हो, चाहे मिलिट्री का हो, या वेरियस प्रोफेशंस हो, या बिजनेस हो, शिया हर जगह पे कामयाब है यहाँ, और उनका एक मौसर रोल है। इसलिए ये समझाएंगे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल। अव्वल तो लोग समझे हुए होंगे कि पाकिस्तान के लिए ये बुनियादी हैसियत का मामला है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ख़राब ना हो, और वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। पाकिस्तान हर सिलसिले में कोशिश करेगा कि, और वो उन्होंने एकदम आपको याद कराया था ईरान को जब हालात हो रहे थे ख़राब, कि डोंट फॉरगेट कि हमारा उनसे डिफेंस अलायंस है, हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। ये कोई आसान काम तो नहीं है कि हमारे कोई 4 मिलियन के करीब बंदे रोज़गार के लिए गल्फ़ ममालिक में जाते हैं, बाकी तो सब कहानियाँ इधर उधर की। और हमारे जो यानी रेमिटेंसेस हैं, लार्जेस्ट अर्निंग्स तो यहीं से आ रही थी। यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो हमको तो भारी नुकसान हो रहा है। तो बाकी ममालिक की तरफ ये भी नुकसान है, कभी तेल ऊपर जा रहा है, बल्कि बढ़े ही जा रहे हैं, हर प्राइस कीमतें बढ़े जा रही हैं। तो पाकिस्तान का तो मफाद है, जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर गए हैं, आई हैव नो डाउट कि वो जो उन्होंने ईरानियों को प्राइवेटली कहा होगा, वो सऊदी अरब को भी यही कहेंगे। राइट सर, वो तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक, पाकिस्तान का जो किरदार एज ए मीडिएटर वो आउट क्लास रहा है। अब जो मौजूदा इलाकाई कशीदगी है इस वक्त, और फिर सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक मफादात, और फिर ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, इस तनाजुर में पाकिस्तान आपको लगता है कि वाकई एक परफेक्ट मीडिएटर है, या इस वक्त ज़मीनी हकाइक इस सफारती कोशिश को महदूद कर देंगे? देखें, बात यूँ है कि ये तो कोई डाउट नहीं, जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान वाहिद नेगोशिएटर, बेस्ट नहीं वाहिद, क्योंकि मैंने भी अपने दौर में ये किया है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ईरान की और अमेरिका मेरे ज़रिए, मैं फॉरेन मिनिस्टर जो था, पैगाम भिजवाते थे, बातचीत करते थे, हम कोशिश करते थे टेंशन कम हो। न्यूक्लियर इशू उस वक्त भी था, उस वक्त भी हम मिसाइल और न्यूक्लियर पे बात कर रहे थे। आज का मौजू नहीं, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान वाहिद था, और जो सऊदी अरेबिया और ईरान है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अलावा शायद चाइना, चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके दोनों से ताल्लुकात हैं। हमारा तो बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए हमारे बिल्कुल बुनियादी मफादात के खिलाफ होगा
अगर ये टेंशन बढ़े जिसमें ईरान और गल्फ़ के ममालिक जो हैं वो आपस में गुत्थी हो जाए, क्योंकि इसका तो फ़ायदा सिर्फ इज़राइल को है। इज़राइल चाहता है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़े। इसे हमें तो किसी मुल्क को कोई शक ही नहीं, सारे के सारे नुकसान में होंगे। पाकिस्तान इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। कई दफ़ा लोग समझते हैं पाकिस्तान इतनी क्यों एक्टिव हो रहा है। भाई हमारा ऑप्शन कोई नहीं है, हमारी जोग्राफिया में इजाज़त नहीं देता, हमारी तारीख़ी बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इनएक्टिव हो। तो आई एम ग्लैड एंड वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज डिप्लोमेटिकली वेरी एक्टिव। हमें एक ऑप्शन कोई नहीं। तो आपने पूछा फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं वो इस सिलसिले में गए हैं, वो फैसिलिटेट भी करेंगे कि इनकी टेंशन्स को कम करने की, और वो हत्ता उल इम्कान कोशिश करेंगे कि इनके दरमियान हालात मजीद ख़राब ना हो। राइट। और सर, पाकिस्तान ने इस साल अप्रैल में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरानी मुज़ाकरातकारों की मेज़बानी की थी और वो MOU साइन हुआ था। क्या दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मेज़बानी करने जा रहा है? क्योंकि बाकर कालीबाफ के अनकरीब पाकिस्तान आने की एक खबर भी सामने आई है। आपको लगता है कि अब ये दोबारा से MOU की तरफ आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बड़ी खुशी की बात होगी कि आए, खबरें तो उड़ती रहती हैं और लेकिन सवाल ये है कि MOU जब साइन हुआ है, दोनों मुल्क अंग्रेज़ी जानते हैं, वो फ़ारसी में भी लिखा गया है, तो उनको समझ है उसका क्या मतलब है। पहली बात तो यह है कि MOU में लिखा गया था कि जो है लबनान वो उसका हिस्सा होगा। अमेरिका ने उसकी ख़ास परवाह नहीं की, उन्होंने एक मुआहिदा करवा दिया, एक मुआहिदा कहना चाहिए नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स में, सो कॉल्ड मुआहिदा बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। मैं सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूँ, वो मुआहिदा उनके दरमियान होता है जो मुआहिदा करने की कुव्वत रखते हो। लबनान की बेचारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है, उनकी फ़ौज इतनी कमज़ोर है, जानबूझ के इजराइल ने वो फ़ौज मजबूत नहीं होने दी। अगर लबनान मजबूत मुल्क होता तो इजराइल की क्या मजाल है। मैं भी गया था, उस वक्त भी लबनान पे हमले हो रहे थे, मैं भी बैरूत देखने गया था एज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, सिंपथाइज करने के लिए गया था। 4-5 मुल्क ही गए थे जब इजराइल पे बॉम्बिंग हो रही थी, उनमें जब इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था इन पे लबनान पे, बैरूत में भी गया था, तुर्की के वजीर खारजा गए थे, मलेशिया के वजीर खारजा गए थे। तो ये क्यों दंदनाता फिर रहा है? इसलिए ना कि इजराइल की फौज कमजोर है। किसने कमजोर रखी है? इन्होंने रखी है। और जो डिफरेंसेस हैं कि वहाँ शिया सुन्नी क्रिश्चियन जो हैं वहाँ के, उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाना इजराइल के मफाद में है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक एग्रीमेंट कराया था, जिसकी बड़ी पब्लिसिटी की गई थी, शात की गई कि जी देखिए जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेबनान का और इजराइल का मुआहिदा करा दिया। क्या वो मुआहिदा क्या होगा? उसको अगर हिजबुल्लाह माने ही ना, वो मानने को तैयार ही नहीं, उन्होंने कहा हम तो उस वक्त रुकेंगे जब इजरायली फौज हमारा मुल्क छोड़ के चली जाती है। तो इस पे कौन बंदा एतराज करेगा? लबनानी तो नहीं एतराज करेंगे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि लबनानी सुन्नी और क्रिश्चियंस भी बहुत से एतराज नहीं करेंगे। तो कोशिश की जाती है ये कहने की लबनान जी डिवाइडेड है क्रिश्चियंस शिया और सुन्नी में। जब बम गिरते हैं ना वो शिया की परवाह करते हैं, ना क्रिश्चियन की परवाह करते हैं, ना सुन्नी की परवाह करते हैं। जब वो तबाह होता है बैरूत उनका दिल का टुकड़ा, इट वॉज नोन एज द पेरिस ऑफ द ईस्ट, जो उन्होंने हशर कर दिया बैरूत का। उसमें कोई सुन्नी हो, शिया हो, क्रिश्चियंस हो, तो उनको पता है इजरायलियों को ये। और ये इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मुआहिदा कराया मेरी समझ से बाला है। उसको ईरान ने भी ये इंटरप्रेट किया कि ये सीरियस नहीं है। हो ये गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सीरियस हो ना हो, उन पे काउंटर वेलिंग प्रेशर्स हैं। एक तरफ से वो चाहते हैं जंग खत्म हो, क्योंकि इसका असर अमेरिका पे भी पड़ेगा, आने वाले इलेक्शंस पे भी पड़ेगा। तो वो तो ये जेन्युइनली चाहते हैं कि खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ायनिस्ट लॉबी है बड़ी एक्टिव है और बहुत दौलतमंद है। चाहे आम यहूदी खिलाफ भी प्रोटेस्ट करे इजराइल के खिलाफ,
यहूदी लिखारी जो है वो इसराइल के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन जो अमीर यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस और ज़ायनिस्ट यहूदी, वो अरबपति हैं, वो तो दोनों पार्टीज को फाइनेंस करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पे वो प्रेशर भी है। तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्टीमेटली मेरी उम्मीद है और कॉमन सेंस ये डिक्टेट कर रहा है, वो आगे अल्लाह की मर्जी, अमेरिका ये समझता है नहीं, ट्रंप साहब समझते नहीं कि ये सेटल जो इशू नहीं था हरमूज का, अमेरिका ने बना दिया हरमूज का इशू। जंग से पहले कोई इशू नहीं था, जहाज जा रहे थे। अब ये जितनी देर बंद रहेगा अमेरिका को ही तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन डिवाइड होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन में हालात खराब होंगे, और अगर उनको ये भी डर है कि सेनेट में वो हार गए तो फिर इम्पीचमेंट भी हो सकती है। तो इसे बहुत से काउंटरवेलिंग प्रेशर्स हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो भी प्रेशर्स हों अल्टीमेटली उनको, दूसरा तो बड़ी खतरनाक है, वो दूसरा ये खतरनाक है कि वो ये फैसला कर ले, मैं आपको बता देता हूं कि जी मैंने तो प्रेसिडेंट बनना ही नहीं आगे। ये ठीक बात है, वो नहीं बनेंगे जी, तो ठीक है, अब जाते जाते तबाह कर दो ईरान को। इतना आसान नहीं है, ईरान नहीं तबाह होगा, ईरान के अलावा बाकी इलाका भी तबाह हो जाएगा। तो उनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा जो ये पॉलिसी अपनाएंगे। इसे मेरा ख्याल है पहले चांसेस ज्यादा है कि उनको ये नजर आ रहा है कि जितनी देर हॉर्मोज नहीं खुलता उतनी देर अमेरिका के लिए भी मुसीबत है, रोज लान तान हो रही है। और जिस दिन हॉर्मोज की खुलने की खबर आती है तो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाता है, तेल की कीमतें कम हो जाती हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चांसेस बेहतर हो जाते हैं। अकल मुझे ये कह रही है कि बावजूद जी सर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से अब चूंकि एक बुरी मुआहिदा भी तय पाया है ईरान, ओमान और अमेरिका के दरमियान, तो ये जो मुआहिदा ज़ेरे बहस है वो दरअसल ईरान और ओमान के दरमियान अपने हॉर्मज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक है, ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं। तो क्या अमेरिका बिलवास्ता तौर पर इस मुआहिदे से अपने मफादात हासिल करना चाहता है? अगर हाँ तो फिर वाशिंगटन को इस इंतज़ाम से अमली और स्ट्रेटेजिक तौर पर क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए सीधी सादी बात है कि अगर हम ये मान लें कि हरमूज के खुलने का अगर दुनिया की मईशत को फायदा है तो अमेरिकन मईशत को भी फायदा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आने वाले इलेक्शन में भी फायदा है। तो इस लिहाज से हालांकि वो मुआहिदा नहीं हो रहा ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो हो रहा इनके दरमियान, ओमान और ईरान के दरमियान, कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक किनारा उनके पास है, दूसरा ओमान पे, गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है, वो उस पर बातचीत कर रहे हैं, सिक्योरिटी और शिपिंग पे बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो अमेरिका का मफादात सर्व होते हैं। लेकिन जो दूसरा राय है वो ये है कि ये ईरान की हाकमियत जो है और उसका जो तसल्लुत है हरमूज पे और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ये अमेरिका को पसंद नहीं है। तो जो पहले मैं आपको बता रहा था जो कशमकश है कि किस चीज़ की सपोर्ट किया जाए, जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी पावरफुल है, एक पार्टी नहीं दोनों पार्टीज पे उसका कब्जा है। दूसरा यह है कि अमेरिका का अपना मुस्तकबिल, प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना मुस्तकबिल, ये कहेगा दुनिया की मईशत भी ये चाहेगी कि ये हरमूज खुल जाए और अमेरिका ईरान का मुआहिदा हो जाए। इसका क्या फैसला करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, ये मैं नहीं जवाब दे सकता। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। अंदाजा मेरा ये है कि अल्टीमेटली को दानिशमंदाना फैसला होगा जो उनके हक में भी हो और उनके आने वाले इलेक्शन के हक में भी हो, नहीं तो उनको खतरा है कि उनकी अपनी इम्पीचमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही। नाज़रीन वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर कुछ ईरान के हवाले से भी जेडी वैंस साहब कह रहे हैं कि ईरान के अंदर भी एक हल्का मुज़ाकरात का हामी है जबकि दूसरा हार्ड लाइनर है, सख्त मौक़िफ़ रखता है। सफारतकारी के आप अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर बताइए कि आप इस दाखिली तकसीम को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या यही इख्तिलाफ किसी मुमकिन मुआहिदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं? कोई आप देख रहे हैं कोई अंदरूनी तकसीम वहाँ पर? जी मैं तो खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसको मैं समझता हूँ। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो मैं इंडिया पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं पाकिस्तान के मफाद में समझता था, मैं डटा हुआ था
लेकिन भाई लोग दूसरे भी थे जो मुझसे नहीं एग्री करते थे, वो दूसरी तरफ डटे हुए थे। तो ये नेचुरल सी बात है। वो कहते थे इंडिया पाकिस्तान के मफाद में है ही नहीं। वो कहते अभी ना करो कश्मीर पे हमला। कई लोग मुझे कहते हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। और मैंने कहा तुम टुकड़ों का इंतजार करो, मैं कश्मीरियों का देख रहा हूं उनका क्या असर हो रहा है। लेकिन बहस थी, ये कोई आसान काम तो नहीं था। फिर हुआ क्या हुआ, एक अंपायर था, अंपायर प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे। उनका फैसला वही था जो मेरी राय थी। मेरी राय ये थी कि ये पाकिस्तान के मफाद में है। तो अब पोजीशन ये हो गई, जितनी देर तो इनके रहबर जिंदा थे आयतुल्ला खामेनाई, ही वॉज द एम्पायर। उस वक्त भी डिवीजन थी ईरान में, यानी कोई नई डिवीजन आ गई, लोग उस डिवीजन का जिक्र नहीं करते थे। वो एक फाइनल अथॉरिटी थे। और अब हुआ ये, उनकी शहादत के बाद उस किस्म की अथॉरिटी अभी तक दूसरी, उनके जो साहबजादे आए हैं या वो बीमार हैं या उनको इंजरी हुई है या वो जानबूझ के इससे ज़्यादा दखल नहीं देना चाह रहे। क्योंकि एक तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया था, उन्होंने कहा था मैं इस मुआहदे से खुशबुश तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के मफाद में है, जो मैं आपको बता रहा था ना। तो उन्होंने फिर कहा कि जाओ तुम बातचीत करो। लेकिन जो जिस तरह पाकिस्तान में बहस चल रही थी, जो मेरी कोशिशें थी हिंदुस्तान से मुआहदा करने की, और दूसरी भी, मैं उनकी नीयत तो नहीं डाउट करता, जो मेरी राय से इख्तलाफ कर रहे थे वो दयानतदाराना तौर पे ये समझते थे कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो डिबेट तो बड़ी जबरदस्त थी, मैं तो गुजरा हूँ उसमें। लेकिन आई वॉज एबल टू कन्विंस द अंपायर एट दैट टाइम वॉज प्रेसिडेंट मुशर्रफ। जो लोग इख्तलाफ कर रहे थे, खा उनका मिलिट्री से था ताल्लुक था या सिविल से था, इख्तलाफ तो लोग कर ही रहे थे ना। मैंने तो अपनी किताब में उन इख्तलाफात का जिक्र करके जवाब भी दिया। ईरान में भी नजर आ रहा है। वो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भी उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहदे के अभी भी इम्कानात जो है ना वो 50-50 हैं, जबकि पासदारान इनकलाब की मंजूरी को फैसला कुन करार दिया जा रहा है। यानी अभी भी हम कह सकते हैं कि असल फैसला ईरानी सफारतकार नहीं बल्कि हतमी इख्तियार बदस्तूर पासदारान इनकलाब के पास ही रहेगा, वही फैसला करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि डिवीजन है। अब ये डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता उनके जो रहबर हैं उनकी क्या पोजीशन है। कई लोग कहते हैं जी वो क्यों नहीं मंजर आम पे आते। जब उनके वालिद का इतना वो फ्यूनरल था, उस पर भी वो नजर आए। तो एक वजह तो मुझे समझ आती है, शायद उनकी सेहत अच्छी ना हो, लेकिन दूसरी एक और वजह समझ आती है, इजराइल की इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है और वो ईरानियन सोसाइटी में उसका इतने स्पाइस छुपे हुए हैं कि उनके जर्नैल, उनके साइंटिस्ट कत्ल कर दिए गए चुन चुन के, उनकी लीडरशिप ख़त्म कर दी गई, सो मच सो कि जो रहबर है उनको शहीद कर दिया गया। तो इन हालात में समझ आती है, कहा यह जा रहा है कि वो अवेलेबल है ही नहीं किसी से, वो सिर्फ पर्सनल मैसेंजर्स के जरिए हैं। वो मैसेंजर्स को अननोन होंगे जो भी हैं, वो नहीं सीन पे आते क्योंकि वो इजराइल को मौका नहीं देना चाहते। तो इसी लेकिन ये बात है कि ईरान में किसी को अंपायर का रोल अभी नज़र नहीं इतना आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली ईरान के अवाम भी तो अंपायर है ना। ईरान के अवाम की जो मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात, मैं मानता हूँ बहुत से लोग पासदारान के हक में होंगे, पासदार लोग ये भी होंगे कि अमेरिका से कोई सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल 1979 से अभी 47 ईयर्स की दुश्मनी है। तो दूसरा नेचुरली एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है जो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन वो एलिमेंट भी तो ये सोचेगा ना अल्टीमेटली कि भाई इस हालत में अगर हम रहे, हमारे अपने अवाम का क्या असर होगा। और अगर ईरान ने बड़ी बहादुरी से लड़ा है, लेकिन उसकी मईशत को जो नुकसान पहुंचा है, कम से कम 25 साल उसको पीछे धकेल दिया गया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया गया है। तो ये तो दो कंपीटिंग ओपिनियंस ईरान में हैं। और हमने देखा है आज से 2-1 साल में 2-1 दफ़ा बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए हैं। हाँ, ये ठीक है कि ईरानी कौम इकट्ठी हो गई जब अमेरिका ने और इसराइल ने उस पर हमला किया, लेकिन डिफरेंसेस तो कोई छुपी बात नहीं है ना, वो तो बिल्कुल यहाँ है।
तो मैं ही समझता हूँ कि ईरान की लीडरशिप को ये समझना पड़ेगा कि वो रोमन्स की एक saying थी, he who fights and runs away lives to fight another day, but they are not running away. They have They are fought so fighting. bravely that it is actually, it is historical, the nature of their fight. अब इससे ज़्यादा उनको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है. अमेरिका समझ गया है कि ईरान को दबाना कोई आसान काम नहीं. बिल्कुल सही। अच्छा सर, इस पूरी सफारतकारी में हम देख रहे हैं ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब का किरदार बड़ा खुलकर सामने आया है। आपके ख्याल में इन ममालिक ने सिर्फ सालसी की है या वो खित्ते में एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बुनियाद रख रहे हैं? नहीं, देखें, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ओमान की एक दूसरी हैसियत है। ओमान और ईरान दो ही मुल्क हैं, उसमें कतर और पाकिस्तान रोल अदा नहीं कर सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो मामला है, उसको कंट्रोल, नेविगेशन, और अगर उसमें माइंस है, माइन स्वीपिंग करनी, उसको जहाज़ों के लिए सेफ बनाना, ये तो ये मुल्क ही कर सकते हैं। पाकिस्तान ये रोल नहीं अदा कर सकता, न कतर अदा कर सकता। लेकिन हमारा बहुत अहम रोल है अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत कराना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके दरमियान हम बातचीत जो करा रहे हैं, ये बहुत मैं समझता हूँ हिस्टोरिक नेचर की है। तो आप जब बात चारों एक नौयत का रोल नहीं है, ओमान का और रोल है ईरान के साथ मिलके। हमारा जो रोल है वो सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ, तुर्की के साथ, मिस्र के साथ हमारे वज़राए ख़ारजा भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि ये जो, क्योंकि ये चारों मुल्क जिनका नाम लिया है ये अमेरिकन एलाइज हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका का एलाई है, मिस्र अमेरिका का एलाई है, तुर्की तो नेटो एलाई है, और पाकिस्तान के हिस्टोरिकली वी हैव बीन एलाइड टू यूनाइटेड स्टेट्स, और आजकल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ये मुल्क जो है ये रोल ये अदा कर सकते हैं कि अमेरिका को पे प्रेशर डालें कि इसको आप वो हल एक्सेप्ट करें जिसके मैं पहले आपको कह रहा था, बजाय ये कि दूसरा हल जो कि ज़ायनिस्ट लॉबी चाह रही है वो इस खित्ते में तबाही आ जाएगी। तो असली रोल हम चारों का वो है। लेकिन सर और ओमान का और नौयत का। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, गजा में जो इसराइल ने फौजी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि वो हमास की हमायत जारी रखेगा, ऐसे में फिर जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की बात कितनी हकीकत पसंदाना दिखाई देती है? नहीं, देखें, वो तो अमेरिका को साबित करना पड़ेगा ना कि जो हशर किया उन्होंने, उसमें हमास का पूरी गजा का जो हशर कर दिया है वो तो जेनोसाइड है। तो उसमें क्या किसी नहीं कि अमेरिका सिर्फ इजराइल आके बॉम्ब करे और कोई उसको मुकाबला ना कर सके। तो हमास ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट खुद रिजॉल्व कर दिया है, उन्होंने तो हैंड ओवर कर दिया है जी, उन्होंने तो साबित कर दिया है। वो कहते हैं हम हथियार दे देंगे अगर एक दफ़ा इजरायली फ़ौज निकल जाए, और दूसरी फ़ौज आके जो भी जिन ममालिक की होगी, जो पीस कीपिंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो अपनी फ़ौज वहाँ भेज दें। तो वो तो रेडी है इस बात। तो अभी इससे तो बड़ी रीजनेबल बात है। ये टेस्ट तो हो गया पीस कीपिंग, वो जो पीस कीपिंग बोर्ड एक बनाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है। सारी इस्लामी दुनिया को उसको सपोर्ट करना चाहिए। यूरोप ने कई ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसमें फ़लस्तीनियों को तो कसूरवार नहीं किया जा सकता ना कि इजराइल ने आके कब्जा कर लिया, पीछे हट भी नहीं रहा। और साथ कहा जा रहा है कि वो अपने हथियार छोड़ दें। भाई हथियार नहीं छोड़ेंगे वो, तुमने इतने साल लड़के हथियार नहीं दिए, तुमने तबाह कर दिया उनको, अब और क्या हथियार वो तुम्हें देंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया साहब। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुना राउंड अप। वेलकम बैक टू सुना राउंड अप। नाज़रीन, दुनिया की मईशत इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के किनारे खड़ी दिखाई दे रही है। ईरान और ओमान के दरमियान मुमकिन मुआहदे ने आलमी मंडियों का रुख बदलना शुरू कर दिया है। खाम तेल सस्ता हो रहा है। आज ब्रेनेट 72 क्रूड ऑयल $78 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। सोना 7 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्पॉट गोल्ड की कीमत 1% इजाफे के साथ $4,285.84 फी औंस तक पहुंच गई है, जो 18 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है।
सरमायाकार नई हिकमत अमली बना रहे हैं और इन्हीं हालमी तब्दीलियों के असरात अब पाकिस्तान की मईशत पर भी वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि मशरक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है, बल्कि असल मामला ये है कि उसके माशी असरात पाकिस्तानी सार्फिन तक किस तरह पहुंचेंगे। पाकिस्तान के लिए खाम तेल की आलमी कीमतें सिर्फ बैनुल-अक़वामी खबर नहीं बल्कि माशी हकीकत से जुड़ी अहम तरीन हकीकत है, क्योंकि मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदी तेल से पूरा करता है। इसके बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा करके नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा मुकर्रर कर दिया है, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो 2 रुपये सस्ता करके 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर कर दिया है। दूसरी तरफ मालियाती इशारे कुछ मस्बत इशारे भी दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी देखी गई, जबकि गुज़श्ता रोज के एसी 100 इंडेक्स 2931 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,80,014 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का मजहर है। उधर वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई 2026 में मुल्क की बरामदात 2.94 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि बरामदी कारकर्दगी में 31% से जायद बेहतरी और सालाना बुनियाद पर 9.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह महंगाई की रफ्तार भी कुछ कम हुई है। महंगाई की शरह जून के 11.1% से कम होकर जुलाई में 9.2% पर आ गई है, यानी कई माह बाद महंगाई दोबारा सिंगल डिजिट में दाखिल हुई है। पाकिस्तान अपनी माशी सफारतकारी को भी मुतवाजन रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ईरान के साथ 10 अरब डॉलर की 2 तरफा तजारत के हदफ पर इत्तफाक हुआ है, तो दूसरी जानिब अमेरिका के साथ भी तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने की बात की जा रही है। लेकिन इस मस्बत तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। जमाते इस्लामी पेट्रोलियम लेवी बिजली की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सियासी बेयकीनी सरमायाकारों के एतमाद और माशी रफ्तार पर किस हद तक असर डालती है, ये भी आने वाले दिनों का अहम सवाल होगा। इसी दौरान वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने इंकशाफ किया है कि IMF हुकूमत को मखसूस औकात में सस्ती बिजली देने के मंसूबे की इजाज़त नहीं दे रहा। हालांकि हुकूमत के मुताबिक उससे माली बोझ नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान की बिजली पैदावार में 55% हिस्सा क्लीन एनर्जी का हो चुका है और 2035 तक इसे 90% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उधर स्टेट बैंक भी मालियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रहा है। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के मुताबिक 1 जनवरी 2028 से हुकूमती कर्जे और मकामी बैंकारी निज़ाम मुकम्मल तौर पर शरिया कंप्लाइंट फ्रेमवर्क की तरफ मुंतकिल करने का मंसूबा है। इस वक्त बैंकों के 29% डिपॉजिट्स इस्लामी बैंकारी में हैं, जबकि कुल कर्जों का 40% इस्लामी बैंक फराहम कर रहे हैं। सवाल यह है कि बैंकारी का सिस्टम तब्दील होने से क्या हम दुनिया के साथ चल पाएंगे? मशरिक़ वस्ता की खराब सूरत हाल तक क्या हम माशी असरात की जद में रहेंगे और क्या बदहाल पाकिस्तानी खुशहाली की मंजिल से इतना ही दूर रहेगा जितना वो पहले था, या ये मजीद बढ़ जाएगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ स्टूडियो राउंड अप में। सर, ईरान और ओमान के दरमियान मुमकिन मुआहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। क्या इसकी बुनियादी वजह पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस हैं या हुकूमत के मालियाती तकाजे इस फैसले के पीछे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो एक कंपोनेंट है डोमेस्टिक प्राइसिंग का। दूसरी बात यह कि जो हम तेल की कीमत देखते हैं, जो पेपर ऑयल की और जो इंटरनेशनल प्लैट्स जो हमारा बेंचमार्क है, आई थिंक सिंगापुर प्लैट्स लेते हैं, उसकी ये पिछले 7 दिन की जो कीमत है उसको लेके आज की कीमत डेली निकालते हैं। यही प्राइसिंग फॉर्मूला पहले भी था, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आई। पहले 7 दिन बाद ये आती थी, अब एवरी डे कर दिया है इन्होंने। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, फ्रेट एंड इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोलियम लेवी में, मतलब अगर 18% पेट्रोलियम लेवी होती तो शायद 40-50 रुपए होती। इस वक्त 38% तकरीबन पेट्रोलियम लेवी है ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल, वो तकरीबन 80 रुपए बन जाती है। तो आप खुद समझ सकती हैं कि एक उसका एक मेजर कंपोनेंट है। और फिर डीलर एंड OMC मार्जिन। पेट्रोलियम लेवी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक मेजर फिस्कल इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जनरेटिंग सब्सटैंटिव नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1700 अरब रुपए के करीब ये करेगा। लास्ट ईयर से भी तकरीबन 200 अरब बढ़ा हुआ हमने रखा हुआ है। अगर इस पूरे ब्रॉडर इशू को देखें तो मैंने हमेशा कहा है कि अ कंट्री डिपेंडेंट हाईली ऑन इंपोर्टेड एनर्जी एंड देयरफॉर वल्नरेबल टू प्राइस शॉक्स
एंड अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन, जैसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे आप पेट्रोलियम लेवी की मद में, कार्बन लेवी की मद में 5 रुपए, और इंपोर्ट ड्यूटीज, कुछ कस्टम्स ड्यूटीज है, मेरे ख्याल है 25-30 रुपए इस वक्त है पेट्रोल और डीजल पे, इनको मिलाएं तो ये इस वक्त एक ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंपोर्ट डिपेंडेंस, जिसकी वजह है कि आपको एक ऐसा तेल की कीमत है पाकिस्तान में जो कि नागुज़ीर है जब तक कि हम अपना पूरा जिसे लॉन्ग टर्म एनर्जी सोल्यूशन है वो सामने नहीं रखते। जी सर, हुकूमत की जानिब से माशी इशारियों में बेहतरी का दावा किया जा रहा है, बरामदात में भी इजाफा, महंगाई में कमी, स्टॉक मार्केट की तेज़ी को कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आम आदमी को अभी तक रिलीफ महसूस नहीं हो रहा। इस तजाद को आप कैसे देखते हैं? बड़ी आसानी से समझाता हूँ। एक है मैक्रो स्टेबलाइजेशन जो मुल्क में आ गई है, ये और एक है हाउस होल्ड वेलफेयर। ये देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। यू नो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि हमने डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह जो है उसमें कमी आई है। कीमतें अब भी 9% बढ़ी थी जब हम पिछला महीना क्लोज करके आए हैं पिछले साल के मुताबिक। आपको पता है पहले एक हेवी बाउट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ, एक हमारा जो बैरूनी खसारा है उसको रेमिटेंसेस ने बहुत सहारा दिया, और हमारे लोन्स जो शेड्यूल होते रहे उन्होंने सहारा दिया, न्यू लोन्स ने सहारा दिया। और तीसरी बात यह है कि आपका जो मालियाती खसारा है वो भी संभल गया बिकॉज एक हाई बाउट ऑफ टैक्सेशन है। तो ये तो हो गई मैक्रो स्टेबलाइजेशन। ये कोई भी हुकूमत जब IMF की एंगेजमेंट में होती है ये आ जाती है, वो पाकिस्तान में भी आ गई है। 24 बार IMF की एंगेजमेंट हुई है, 24 बार ये जो IMF सपोर्टेड स्टेबलाइजेशन है ये मुल्क ने देखी है। यहां तक तो दुरुस्त है, पर आपकी और मेरी जो रियल इनकम है वो जिसे कहते हैं कमजोर भी है और पिछले चंद साल में बढ़ी भी नहीं है। नंबर 2, जो हमारी परचेजिंग पावर है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी रही है पिछले चंद सालों में, तो कीमतों के बढ़ने की शरह है बहुत। मेरी जिसे कहते हैं तनख्वाह उस तरह से नहीं बढ़ी है तो मेरी परचेजिंग पावर कमजोर हुई। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं 12 अंडे खरीद सकता था तो आज 8 अंडे खरीद सकता हूं, आसान लफ्जों में। एम्प्लॉयमेंट चूंकि ग्रोथ वीक रही है, तो अगर पाकिस्तान में 3%, 3.5% की ग्रोथ हो तो तकरीबन 12 लाख नौकरियां निकलती हैं। अगर 25 लाख यूथ एंटर करेगा और 12 लाख नौकरियां होंगी एक सालाना की बुनियाद पर, तो 12.5-14 लाख यूथ वो है जो कि नौकरियों में नहीं जा सकेगा। तो वो क्या फील करेगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है। पैदावारी सलाहियत कंसिस्टेंटली कमजोर है हर एरिया में, जो कि इंप्रूवमेंट मांगती है। फिर बिजली का टैरिफ और हाई टैक्सेशन, जैसे मैंने अर्ज किया कि टैक्सेशन को बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग पर, पर्सनल इनकम टैक्स पर आपने एक तरह से मालियाती खजाना तो संभाल लिया, पर इन दो को यानी कि स्टेबलाइजेशन को करने के लिए आपने बहुत सा बोझ डाला और इसी ने ग्रोथ को भी डेंट किया पाकिस्तान में। आई थिंक दैट्स पाकिस्तान स्टोरी करंटली। सर, हुकूमत माशी इस्तेहकाम की बात तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली के नर्ख, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस अवाम और सनत दोनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। क्या मौजूदा माशी मॉडल तरक्की के बजाय सिर्फ माली दबाव कम करने तक महदूद हो गया है? देखिए, पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो ये समझने की है कि स्टेबलाइजेशन तो एक जरूरी आंसर है, पर स्टेबलाइजेशन डजंट मीन कि आपने अपने जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चर्स को, यानी कि बिजली के तंजीमें नौ कर ली है, या आपने अपना एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खर्च कर रही हैं, मसलन उसकी एक मिसाल ले लें कि आप जनरल सब्सिडी से निकल के डायरेक्ट सब्सिडी पे चले गए हैं। आप पाकिस्तान के जो 17 सब्जेक्ट फेडरल ने नहीं चलाने वो नीचे दे दिए हैं आपने। इसी तरह जो आपकी साइज ऑफ द ओवरऑल गवर्नमेंट है वो आपने कम कर लिया है। इसी तरह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या आपने नीचे की सतह पर दे दिया है फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि आपने अपने जिसे कहते हैं एक्सपेंडिचर को रिफॉर्म करके एसओईज पे जो बहुत से खर्चे हो रहे हैं, सिर्फ एसओईज को डायरेक्ट हम पैसे नहीं देते, ग्रांट्स, कैश डेवलपमेंट लोन्स, गारंटीज, इक्विटी इंजेक्शंस, बहुत सी चीजें खड़ी करते हैं, यानी कि स्पेंडिंग एफिशिएंसी। सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगेन जो है, क्या हमने सूबों जो उनका काम है उनमें से निकाल लिया है? तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट सिंपली अ स्मॉलर गवर्नमेंट बट अ केपेबल गवर्नमेंट। मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूं कि अथॉरिटीज को बिल्ड करनी है एक तरह से जिसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल पाकिस्तान में, उसमें जाने का एक स्ट्रक्चर है पूरी इकोनॉमी का जो तब्दील होना है। आई थिंक दैट स्टिल इज समथिंग दैट पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग विद। सर, वजीर तवानाई का ये कहना कि IMF हुकूमत को मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहम करने की इजाज़त नहीं दे रहा,
क्या इससे ये तासुर मजबूत नहीं होता कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर IMF का असर बहुत ज़्यादा है, और फिर IMF का असर ऐसी पॉलिसियों पर ही क्यों सबसे ज़्यादा नज़र आता है जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिलना हो? वहाँ IMF क्यों नहीं बोलता सर, जहाँ पर ये हुकूमती अखराजात बढ़ जाते हैं, उनकी अपनी अयाशियाँ, अपने पर्क्स जब इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, वहाँ IMF क्यों नहीं एतराज़ करता? पहली बात तो यह है कि मैं हमेशा पाकिस्तान में कहता हूं कि IMF ये करता है कि जो ओगरा और नेपरा जो आपके अपने अदारे हैं वो बिजली, गैस, पेट्रोलियम, इन तीनों का ना जो निर्ख है वो सेटअप करते हैं। इस वक्त तो आप सेटअप कर रही हैं निर्ख, फॉर एग्जांपल इवन पेट्रोलियम के, जिसको हम कहते हैं हम डीरेगुलेट करना चाहिए, नहीं कर रहे, ओगरा सेट करता है। सो वन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इज कम। बिजली भी इसी तरह है, गैस भी इसी तरह है। होता यह है कि जब आप IMF की एंगेजमेंट में होते हैं तो हुकूमतों के पास अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान अथॉरिटीज जो है वो पास नहीं करना चाहती ये निर्ख जब वो बढ़े हुए आते हैं, बट IMF कॉस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइसिंग को कहता है कि आप पास करें, क्योंकि उससे आपका मालियाती खसारा जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा और आपकी जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं वो बढ़ेंगी नहीं। सो वो चूंकि मालियाती खसारे को वाइडन नहीं करने देना चाहते और आपके निर्ख को पास ऑन कराते हैं और कोई क्वाज़ा फिस्कल मालियाती खसारा भी नहीं बनाने देना चाहते, तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि देखें IMF हमें ये कह रहा है। बात तो यह है कि नेपरा और ओगरा ने आपकी तायुन कर दिया, जब तक आप कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, एफिशिएंट डिस्कोर्स, लोअर सिस्टम लॉसेस, पूरे पेट्रोलियम सेक्टर की तंजीमें नौ, उसमें कंपटीशन लाना, डीरेगुलेट करना, गवर्नेंस इंप्रूव करना, असल तो बिजली का चैलेंज नहीं है, असल तो एनर्जी सेक्टर का चैलेंज है, असल तो पेट्रोलियम का चैलेंज नहीं है, एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग का चैलेंज है। अब हम उसको ठीक किए बगैर IMF को ब्लेम तो कर सकते हैं कि वो कॉस्ट पास करने को कहता है, बट उस कॉस्ट को ठीक करने के जो स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है वो तो आपने करनी है। अनफॉर्चुनेटली 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जन मुशर्रफ की टाइम पे शुरू हुआ, जब वो छोड़ के गए, आज वो 1700-1800 2000 अरब पावर सेक्टर में है और इतना ही और इससे ज्यादा जो है वो गैस सेक्टर में है। नाउ यू टेल मी कि ये इनएफिशिएंट सिस्टम को अगर हम पिछले 20-25 साल में नहीं ठीक कर पाए तो इसके लिए तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी ना। और मैं आखिर में कहता हूं कि डोमेस्टिक जो अथॉरिटीज होती हैं जब वो IMF से डील करती हैं, IMF इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। आप जैसे आपने कहा ना, बहुत सी चीजें जब आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा भी कर दिया, लेजिस्लेट भी कर दिया, फिर IMF से कह के 1 साल मौखर करवा लिया, सो वेयर यू वांट टू गो अहेड एंड डू थिंग्स आप कर लेते हैं। IMF के साथ बहुत ही पाकिस्तान को एक प्रोफेशनल टीम बनानी चाहिए ऑन पाकिस्तान साइड, इस प्रोग्राम को रीथिंक करना चाहिए, इसमें जितने स्ट्रक्चर्स जो बहुत बोझ डाल रहे हैं, ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनको तब्दील करना चाहिए, वरना 2027 अक्टूबर में जब ये प्रोग्राम एंड हो रहा होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू सेल विदाउट द IMF। और सर एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं, आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है, तो दूसरी तरफ सोना 7 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अब यूजुअली ये देखा जाता है कि ये दोनों रुझानात एक साथ कम ही देखने को मिलते हैं, अगर वो कम हो रहा है तो फिर सोना भी कम हो रहा होता है। इस तजाद को आप कैसे समझाएंगे हमें? मार्केट जो है ना, दो डिफरेंट रिस्क को जिसे कहते हैं प्राइस कर रही हैं। जो इस वक्त ग्लोबल रिस्क है तेल का, वो चूंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो जाता है और मोरक्को और ईरान बातचीत कर रहे हैं, US के साथ बातचीत आगे बढ़ती है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्ट्रेट खुल जाएगी और जो फ्लो ऑफ LNG प्लस पेट्रोलियम 20-22% जो डिस्टर्ब हुआ है ओवरऑल, ये रिस्टोर हो जाएगा, इसलिए तेल की कीमत नीचे आती हुई दिखाई दे रही। गोल्ड जो है वो कहता है कि ये जो अनसर्टेनिटी है दुनिया में, हमें सेफ हेवन में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज जो कि सदाबहार हो, जो कि एक कॉशियसली हम इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो वो जो सप्लाई रिस्क है तेल का ईज कर रहा है, ब्रॉडर जो अनसर्टेनिटी है मार्केट्स की वो गोल्ड की तरफ लेके जा रही है। सो हम कहते हैं कि सप्लाई इंप्रूवमेंट जो है लोअर कर रही है ऑयल प्राइसेस को, बट हायर गोल्ड रिफ्लेक्ट्स एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी कि हम उसमें इन्वेस्टेड रहें, और चूंकि बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है बाहर जो कि सेफ हेवंस ढूंढ रहा है, तो इट्स इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इसको इस तरह देखिए। सही। और सर हुकूमत 2028 तक मुकम्मल शरिया कंप्लाइंट बैंकारी निज़ाम की बात भी कर रही है, क्या इससे पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम, बैरूनी सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों के साथ ताल्लुकात पर कोई नुमायां असर पड़ सकता है? पाकिस्तान का अगर आपने मूव करना है 2028 तक, तो सक्सेसफुल जो ट्रांजिशन है ना, उसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क सामने आना चाहिए जो सेंट्रल बैंक का काम है।
डीप करनी पड़ेंगी हमें। इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कैसे करेंगी, इसकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे होगी, रेगुलेटरी रेडीनेस कैसे आएगी। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। इस्लामिक फाइनेंस एक्सपैंड हो सकती है, साइड बाय साइड करेंगे या कंप्लीटली चले जाएंगे, और डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो मोबिलाइज हो सकती हैं कि लोग ये समझें हम इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनली हमें देखना पड़ेगा कैसे हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि देयर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इवन इफ वी मूव टू सच अ मॉडल। इसमें ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी सर्टेनिटी, जैसे कहते हैं ये ट्रांजिशन एक ग्रेजुअल होनी चाहिए, केयरफुली मैनेज होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैं हमेशा कहता हूँ डिटर्मिन करती है किसी चीज़ की भी सक्सेस, इसकी भी सक्सेस वो ही डिटर्मिन करेगी। ठीक सर, अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की के लिए सबसे पहले किस शोबे में इस्लाहात की जरूरत है, जो आप कहते हैं कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर? आई थिंक इन द बिगिनिंग, इन द एंड, एवरी सेक्टर, एवरी पॉलिसी इज अबाउट गवर्नेंस। सो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब तक एक डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल में नहीं जाएंगे, अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने कल शाम को ही मैं बैठा था तो चूंकि बहुत सी गवर्नेंस की बातें हो रही थी तो आई थॉट आईड राइट ऑन इट। सो दिस इज व्हाट आई रोट कि रियल रिफॉर्म इज गवर्नेंस रिफॉर्म इन पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि आपको अट्रैक्ट करना है टैलेंट, कल्टिवेट करना है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उनको लीनर बनाना है। 17 सब्जेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट के जाएंगे, बहुत से डिविजन्स, बहुत से एसओईज प्राइवेटाइज होंगे, कंपेटिटिव मार्केट में जाएंगे, लीनर और फिट फॉर गवर्नेंस। और लोगों की दहलीज पे जाने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको आपने पायदार बनाना है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करना है ताकि नीचे की सतह तक पैसे जाएं। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट मॉडल। डेवलपमेंटल स्टेट जापान में देख लें, ईस्ट एशिया में देख लें, और उसके बाद अगर आपको अपने डिविजन्स को, सूबों को की तरफ यानी कि छोटे सूबाई में जाना है तो उस पे ना सिर्फ आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सारी जो जिसे कहते हैं मुक्तदरा का, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, पर ये जो टैलेंट पूल है जब तक नहीं लाएंगे, पहले फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो अपना काम ठीक करें और नीचे लोकल गवर्नमेंट्स आ जाएं। अगर ये तीनों अगले 3 से 5 साल में आप कर लेते हैं तो साथ साथ सूबों की बात कर सकते हैं। बट अगर फर्स्ट स्टेप्स ही नहीं लिए और एक नॉन प्रोफेशनल सेटअप में इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए आपको, मैं इसकी मिसाल भी दे देता हूं, यानी कि चारों ये जो गैस का अलहदा, एलएनजी अलहदा, एलपीजी अलहदा, बिजली अलहदा, पेट्रोलियम, यू कैन नॉट बी रनिंग दिस। दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड रन्स। वर्ल्ड रन्स ऑन एन इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री। जब आप ये काम कर लेंगे और वो कामयाब ना हो तो फिर मुझे कहिएगा ना कि यार ये भी कर लिया। सो दैट इज हाउ पाकिस्तान शुड मूव। आई रियली थिंक कि हम मनमोहन की बात तो करते हैं, पर जितना अच्छा वो हेड हंटर था और जितनी उसने हेड हंट करके टीम बनाई थी, उस चीज को शायद हम अपनी निगाह से दूर कर देते हैं, और इसलिए वी कांट रियली पिन पॉइंट दैट इट इज अ कॉम्पिटेंस चैलेंज दैट द पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव टू ओवरकम। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी मुश्किल सिचुएशन को हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत आसान करके समझा देते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू। डॉक्टर नजीब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।